हमने ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को जो है वो डिटेल में देखना है, मगर ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में देखने से पहले एक्सक्रीशन का थोड़ा सा मैं आपको एक क्विक जो है वो रिव्यू देना चाह रहा था। अच्छा, सबसे पहले तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, अब क्या होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन? तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हम कहते हैं बेसिकली, किसको कह रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन सेल। सेल में या हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, हमारे सेल में या बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मिसाल के तौर पे देखो, ये एक सेल है। अब ये सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ए के साथ बी मिला तो ये सी प्रोडक्ट बन गई। सी क्या है? ये प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो गया? ये केमिकल रिएक्शन हो गया। अच्छा, एक और बात मुझे आपको बतानी थी। एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है और एक होता है मेटाबॉलिक पाथवे। एक कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन और एक बात होती है मेटाबॉलिक पाथवे। अब देखो फर्क क्या होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन में और मेटाबॉलिक पाथवे में। अब ये सी प्रोडक्ट बन गई ना, एक सिंपल एक रिएक्शन से ये सी प्रोडक्ट बन गई, ए और बी मिले तो ये सी प्रोडक्ट बन गई। लेकिन अब एक प्रोडक्ट है ई, एक प्रोडक्ट है जिसको हम क्या कह रहे हैं? ई। अब ई कैसे बनेगी? पहले ए बी के साथ मिला, फिर बी सी के साथ मिला, सी डी के साथ मिला और फिर डी ने क्या बनाया? ई। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से पास होकर जब एक प्रोडक्ट बनती है, ऐसे जब एक प्रोडक्ट बनेगी तो इसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक पाथवे। इसको क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक पाथवे। और एक सिंपल रिएक्शन के जरिए कोई प्रोडक्ट बन गई, जैसे ये ए प्लस बी और इसने सी बना लिया, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा। असल में मेटाबॉलिक पाथवे भी बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन का एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक पाथवे से गुजरकर, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से गुजरकर जब एक प्रोडक्ट बनेगी तो वो मेटाबॉलिक पाथवे के जरिए बनेगी। और सिंपल एक केमिकल रिएक्शन है तो इसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। और ये तो हो गया मेटाबॉलिक रिएक्शन, और मेटाबॉलिक रिएक्शन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मेटाबॉलिक पाथवे। अब मेटाबॉलिज्म देखो क्या होता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म कहते हैं all the chemical reactions in your body, all the chemical reactions in your body। आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, चाहे वो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, चाहे वो मेटाबॉलिक पाथवे के जरिए हो, आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अच्छा, जब मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोडक्ट बनती हैं। और प्रोडक्ट यूजफुल भी हो सकती है हमारे लिए, और क्या हो सकती है? हार्मफुल भी होती है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन के रिजल्ट में यूजफुल सब्सटेंस भी बन सकते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट भी बन सकता है। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से एटीपी बनता है। एटीपी तो यूजफुल होता है, जो हमें एनर्जी देता है, ये हमें एनर्जी देने के काम आता है। लेकिन इस एटीपी के साथ ही एरोबिक अगर रेस्पिरेशन जो है, तो उसी रेस्पिरेशन में एरोबिक को एनारोबिक में भी दफा, तो दूसरी जो चीज प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट, इसको वेस्ट प्रोडक्ट, या इसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट। और ये मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे लंग्स के जरिए हमारी बॉडी से बाहर जो है वो क्या कर दी जाती है? एक्सहेल कर देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। वैसे नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड भी मेटाबॉलिक वेस्ट ही है, लेकिन आपकी बुक में इसको इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया, क्योंकि ये एक्सक्रीशन में नहीं, रेस्पिरेशन में आ जाता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के जरिए जो है वो बॉडी से बाहर पास आउट कर देते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो किस में आएगी? मेटाबॉलिक वेस्ट में आएगी। असल में आपकी बुक में जो मेटाबॉलिक वेस्ट डिस्कस किए हैं
जो जिनका रिमूव होना हमारी बॉडी के अंदर जो ज्यादा जरूरी होता है, और वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो होते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। और ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं अक्सर एक्सक्रीशन में जो हम ज्यादातर डिस्कस करते हैं, मेनली जो डिस्कस करते हैं वो किसको डिस्कस करते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट को। कौन से वाले मेटाबॉलिक वेस्ट को? जो मेटाबॉलिक वेस्ट हम डिस्कस करते हैं वो होते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। अब देखो नाइट्रोजिनस वेस्ट कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे लिवर में। मान लो ये एक लिवर है, सही है, ये मैंने क्या ड्रा कर दिया, चलो लिवर ऐसा होता तो नहीं है लेकिन मैंने ऐसे लिवर ड्रा कर दिया ये। अब आपके लिवर के अंदर होता है, चलो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड हमारे लिवर के अंदर अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। चलो एक अमाइनो एसिड की मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर स्ट्रक्चर फार्मूला बना लिख देता हूँ। अमाइनो एसिड के अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH, और एक क्या होता है? एक अमाइनो ग्रुप होता है। ये अमाइनो ग्रुप हो गया और कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था। COOH हो गया और ये अमाइनो ग्रुप हो गया। अब क्या होता है कि ये जो अमाइनो, इसके अलावा अमाइनो एसिड में एक होता है हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ होता है और एक तरफ R लगा हुआ होता है। आर डिफरेंट अमाइनो ग्रुप में डिफरेंट हो सकता है, कहीं पर ये आर सल्फर भी हो, कहीं पर ये हाइड्रोजन हो सकता है, कहीं पर ये CH2 हो सकता है। आर डिफरेंट अमाइनो एसिड में डिफरेंट होगा। अब क्या होता है कि ये आपका अमाइनो एसिड जो ब्रेक डाउन होता है, ये ब्रेक डाउन होता है लिवर में। अब ये क्या करता है, आपका लिवर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक सेंटर है आपका, कि यहाँ पर क्या करता है, ये इसको दो टुकड़ों में जो है वो तोड़ देता है। दो टुकड़ों में तोड़ देता है। अब कैसे दो टुकड़ों में तोड़ा? इसको यहाँ से इसने तोड़ दिया। अब इसको तोड़ देता हूँ, ये तोड़ दिया। अब इसके दो टुकड़े हो गए। आप देखें, एक टुकड़ा तो इसका ये हो गया, ये वाला, और एक टुकड़ा इसका ये हो गया। अब ये वाला जो टुकड़ा, ये मुख्तलिफ इसको तो यूज कर लेगी बॉडी, इसको यूज कर लेगी। इसी टुकड़े को जो है ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर सकता है। लिवर क्या करेगा, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है, या इसको रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म में भी क्या कर सकता है, इस टुकड़े को इस्तेमाल कर सकता है। ये तो इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी रह गया ये हो गया नाइट्रोजिनस वेस्ट, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है ना। बाकी जो बच गया ये क्या हो गया? ये नाइट्रोजिनस वेस्ट है। ये जो अमाइनो ग्रुप है ये क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट है। और इसी अमाइनो ग्रुप से जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो क्या बनती है? नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो बनती हैं। इसी अमाइनो ग्रुप से नाइट्रोजिनस वेस्ट बनती हैं। और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मैंने बताई थी आपको, उसी को मैं यहाँ पर एक दफा फिर यहाँ लिख देता हूँ। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट को। एक तो हो गई नाइट्रोजिनस वेस्ट अमोनिया, NH3। दूसरी नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन सी बताई थी आपको? यूरिया। एनिमल किंगडम के अंदर दूसरी नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या थी? यूरिया थी। और तीसरी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो क्या है? वो है यूरिक एसिड। तो ये तीन टाइप की जो है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं। और ये किससे बनती हैं? इसी अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन होने से। जब ये अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है तो इसी से जो है वो क्या बनेगी? इस किस्म की जो है ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब सबसे पहले तो देखो, ये अमोनिया है। अब इसको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा? सिंपली एक हाइड्रोजन इसके साथ और अटैच हो जाए। जब इसके साथ एक हाइड्रोजन और अटैच हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। सही। लेकिन अमोनिया के साथ प्रॉब्लम क्या है? अमोनिया के साथ प्रॉब्लम ये कि हाईली टॉक्सिक है। हाईली टॉक्सिक यानी बहुत जहरीला है। हमारा लिवर तो काफी देर इसको हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती, काफी जहरीला है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम अपनी बॉडी से इसको निकालना चाहें तो इसको इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत सा पानी चाहिए होता है। यानी इसको बहुत सारे पानी में मिक्स करके बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। भाई हम जो यूरिन पास करते हैं 1 लीटर या 1.5 लीटर यूरिन पास करते हैं हम एक दिन में। लेकिन अगर हमारा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया हो तो हमें 10 लीटर यूरिन पास करना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन? 10 लीटर यूरिन हम बॉडी से कैसे पास करेंगे? 5 लीटर तो हमारा ब्लड ही है। तो ये तो मतलब अमोनिया तो हमारी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता ही नहीं, हम इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अमोनिया को तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हमारी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो सके। तो अब हमारे पास क्या होता है कि हम मैमल्स जो होते हैं, हमारे मैमल्स के पास एक साइकिल होती है जिसको कहते हैं यूरिया साइकिल।
यूरिया साइकिल को आगे डिटेल में बताऊंगा। अब ये अमोनिया जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक मेटाबॉलिक पाथवे के जरिए। मेटाबॉलिक पाथवे भी बताया था तुम्हें, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से जो है वो इस मेटाबॉलिक पाथवे से क्या होगा, ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यूरिया में। अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस साइकिल को हम कहेंगे यूरिया साइकिल, या इसको हम ऑरिन्थिन साइकिल भी कहते हैं। ये साइकिल बाद में बताऊंगा कैसे कन्वर्ट होता है, अभी तो सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अमोनिया जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनिया का अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूं तो यूरिया का अगर मैं फार्मूला लिखूं तो यूरिया का फार्मूला लिखने के लिए CO NH2, क्योंकि हाइड्रोजन की दो होते हैं तो इसको नीचे जो है मैं यहाँ मजीद 2 लिख रहा हूँ। तो ये यूरिया का जो है वो क्या हो गया, फार्मूला हो गया। यूरिया में अमोनिया जो है यहीं से आई, लेकिन अमोनिया के साथ कार्बन भी मुख्तलिफ इसकी जो है वो किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिया के अंदर। तो अमोनिया को थोड़ा कम पानी चाहिए होता है बॉडी से बाहर निकलने के लिए। अच्छा, इसके बाद अमोनिया के बाद फिर एक और जो है वो यूरिया हो गया। अब यूरिया को तो जो है वो लेस टॉक्सिक है इसके मुकाबले में, बता चुका हूँ। अमोनिया के मुकाबले में लेस टॉक्सिक है और अमोनिया के मुकाबले में इसको कम पानी चाहिए होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इतना भी पानी अफोर्ड नहीं कर सकते जितना हम पानी अफोर्ड कर लेते हैं, किसको, यूरिया को बाहर निकालने के लिए। तो अब क्या होता है इस कंडीशन के अंदर, क्या होता है, अब क्या करेगा लीवर, वो इस यूरिया को जो है वो किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया को फिर एक और दूसरे कंपाउंड में नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो होता है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड का अगर मैं फार्मूला लिखूं C5O3N4H4, ये देखें पूरी केमिकल स्ट्रक्चर इसकी पूरी क्या हो गई, चेंज हो गई। यूरिया जो है वो किसमें कन्वर्ट हुआ, यूरिक एसिड में। और यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, बहुत कम पानी चाहिए होता है, नहीं बहुत थोड़े से पानी पर भी जो है वो यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से बाहर जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो सकता है। और आपको पता ही है कि यूरिक एसिड जो है वो किसका जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। यूरिक एसिड बेसिकली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का, और उसके साथ जो है वो रेप्टाइल, बर्ड्स और जो इसके अलावा इंसेक्ट्स होते हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, वो यूरिक एसिड है। चलें, ये तो हमने जर्नली सी, मैंने थोड़ा सा ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में जाने से पहले मैंने क्या किया था, मैंने आपको जो है वो ये थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम जाएंगे ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपकी जो है यहाँ पर अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है हम ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करने लगे। ये जो मैंने अभी बताया इसको थोड़ा सा रिवाइज करें, मैं भी आपसे पूछता हूँ। आप इधर देखें, चलिए ये बात हो गई ना, मेटाबॉलिज्म आपको समझ में आ गया कि मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म में क्या फर्क है, मेटाबॉलिक रिएक्शन और मेटाबॉलिक पाथवे में क्या फर्क है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है हमारी किस तरह लिवर के अंदर जो है वो बनती हैं। अच्छा, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऐसी होती है जो लिवर नहीं बनती, मसल्स के अंदर बनती है, वो मैं आपको बताना भूल गया। एक होता है क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनाइन। अभी क्रिएटिनाइन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, ये असल में हमारे मसल के अंदर एक होता है कंपाउंड क्रिएटिनिन, क्रिएटिन होता है हमारे मसल्स में। और ये जब क्रिएटिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे क्रिएटिनाइन बनता है। तो ये भी एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, लेकिन ये कहाँ बनती है, ये बनती है हमारे मसल्स के अंदर। चलें अब आ जाते हैं ह्यूमन के एक्सक्रीशन की तरफ। क्योंकि ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएटिन वो ये कम तादाद में होती है, ज्यादा ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, तो इसी वजह से हम इसको ज्यादा डिस्कस करते हैं। चलें आ जाते हैं ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन मैन।
यहाँ पर मैन का मतलब दोनों, ये मेल और फीमेल, अक्सर हम जो है वो एक मैन से ही शो कर देते हैं इसको, एक्सक्रीशन इन मैन। चलें, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ह्यूमन की एक्सक्रीशन के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। चलें, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो दो हैं, एक लिवर और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया किडनी। लेकिन आपके जो सिंध बोर्ड की बुक है, सिंध बोर्ड की बुक में स्किन को भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में शामिल कर दिया है। असल में क्यों शामिल कर दिया है स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर? स्किन को इस वजह से शामिल कर दिया है क्योंकि जब हमें पसीना आता है तो उस पसीने के साथ भी हमारी बॉडी से कुछ वेस्ट जो है वो क्या होता है, वो पास आउट हो रहा होता है, वाटर निकल रहा होता है, कुछ यूरिया भी कुछ क्वांटिटी कंसंट्रेट कुछ अमाउंट में जो है वो पास हो रहा होता है। तो इस वजह से स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन में रख दिया। लेकिन कुछ बुक्स में इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन में नहीं दिया गया, इवन फेडरल की बुक में भी इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं कहा गया स्किन को। क्यों? वो इस वजह से नहीं कहा गया कि वो असल में जो आपको यूरिया जो वो निकल रहा होता है, जो पसीना निकल रहा होता है, वो थर्मो रेगुलेशन के लिए निकल रहा होता है, वो एक्सक्रीशन के लिए नहीं निकल रहा होता। तो स्किन बेसिकली थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। और वो तो कंडीशनल होता है, हमेशा तो आपकी स्किन से नहीं निकलता ना इस तरह से। वो तो कभी पसीना होता है तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए निकलता है। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये दो ही हैं, लिवर और किडनी। और आपकी बुक में भी किसको डिस्कस किया है? इन दो को ही डिटेल में डिस्कस किया है, लिवर को और किडनी को। सबसे पहले तो हम जो डिस्कस करेंगे वो किसको डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लिवर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, लिवर। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? लिवर की जो है वो बात करते हैं। तो लिवर इज अ लार्ज रेडिश ब्राउन ग्लैंडुलर ऑर्गन। रेडिश ब्राउन है कलर, इसका क्या हो गया? इसका कलर हो गया रेडिश ब्राउन। और ग्लैंडुलर ऑर्गन, ग्लैंडुलर ऑर्गन ऐसी कोई भी चीज जो सिक्रीशन का काम करती है उसको ग्लैंडुलर कहते हैं ना। तो लिवर के अंदर से भी बाइल सीक्रेट होता है, कोलेस्ट्रॉल भी इसमें बनता है। तो इसमें से बाइल सीक्रेट हो रहा है, तो इस वजह से इसको भी हम कौन सा ऑर्गन कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं ग्लैंडुलर ऑर्गन। तो लिवर एक रेडिश कलर का जो है वो क्या है? ग्लैंडुलर ऑर्गन है। अब क्या होता है, अब इसकी लोकेशन अगर हम देखें, ये तो लोकेशन इसकी कहां पर होती है? तो इसकी लोकेशन की बात करें कि हमारी बॉडी में होता कहाँ है, अगर इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये बेसिकली जो है वो हम कहां पर होता है? इन द एब्डोमिनल कैविटी, इन द एब्डोमिन। एब्डोमिन हमारे बेली वाले रीजन को क्या कह रहे हैं? एब्डोमिन। जस्ट बेलो द डायफ्राम, डायफ्राम। ये देखें, ये आपका चेस्ट है, ये आपका चेस्ट है, ये आपका एब्डोमिन है। और चेस्ट और एब्डोमिन में ये जो डोम लाइक नजर आ रहा है ये डायफ्राम है। अब क्या होता है, डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के एब्डोमिन के अंदर, डायफ्राम के नीचे जो है वो क्या मौजूद होता है? ये आपका लिवर जो है वो, ये लिवर है। इस जगह पर लिवर जो है वो क्या है? ये मौजूद है। तो ये क्या हो गई? ये लिवर की जो है वो लोकेशन हो गई, यहाँ पर लिवर जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे लिवर के तो थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे फंक्शंस हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो हम जो है वो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन को जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो लिवर में होते हैं, तो इस वजह से इसको मेटाबॉलिक सेंटर कहा जाता है। ये हमारी बॉडी का क्या है? मेटाबॉलिक सेंटर है। क्योंकि बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ पर होते हैं? इसी लिवर के अंदर होते हैं। तो लिवर को हम क्या कह रहे हैं? लिवर को हम कह रहे हैं मेटाबॉलिक सेंटर। तो इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखते हैं और स्पेशली होम्योस्टैटिक फंक्शन देखेंगे। होम्योस्टैटिस का मतलब आपको पता है ना, चीजों को मेंटेन करने का काम, ग्लूकोज को बॉडी में बढ़ने ना देना और नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी में जमा होने ना देना, और इस तरह से चीजों को बैलेंस रखने का भी काम करता है। तो अब यहाँ पर मैं लिख देता हूं मैं फंक्शंस ऑफ लिवर।
तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ लिवर में पहला फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। पहला फंक्शन है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। अब देखो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर। देखो क्या होता है कि थोड़ी सी ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरफ आ जाओ। ये हमारा हार्ट है, सही है ना, ये हमारा क्या हो गया, हार्ट हो गया। हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है एओर्टा। वो एओर्टा छोटी छोटी ब्रांचेस में जो है वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है आर्टरीज में। छोटी आर्टरीज में जो है वो क्या हो जाती है, आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। अब देखो एक आर्टरी ऐसी है जो कहाँ आ रही है, जो हमारे लिवर के पास आ रही है। ये क्या हो गया, ये हमारा लिवर हो गया। एक आर्टरी वो है जो हमारे लिवर के पास आ रही है, और ये कौन सी वाली आर्टरी कहलाएगी, हेपाटिक आर्टरी। इसको क्या कहेंगे, हेपाटिक आर्टरी। हेपाटिक आर्टरी का काम क्या है कि जो हमारे हेपाटिक सेल्स हैं, यानी लिवर के सेल को क्या कहते हैं, हेपाटोसाइट्स भी कहते हैं लिवर के सेल को, या आप इसको हेपाटिक सेल कह लो। ये इन हेपाटिक सेल्स को जो है वो ऑक्सीजन देती है। इसका काम क्या है, ऑक्सीजन देना। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां से भी एक वैन, यहां से एक वैन जारी होती है, और वो वैन डायरेक्ट वेना केवा में नहीं खुलती जो हार्ट की तरफ जाता है। एक वैन जो है वो लिवर की तरफ जा रही होती है। ये कहाँ जा रही है, ये वैन जो है वो लिवर की तरफ जाती है, और इसको हम कहते हैं हेपाटिक पोर्टल वैन। इसको हम क्या कहते हैं, हेपाटिक पोर्टल वैन। और फिर लिवर से एक वैन निकल रही होती है जिसको कहते हैं हेपाटिक वैन। लिवर से फिर जो वैन निकलती है उसको क्या कहते हैं, हेपाटिक वैन। और ये हेपाटिक वैन नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जा रही होती है, हार्ट की तरफ। यानी बगैर ऑक्सीजन वाला, जिसमें ऑक्सीजन कम है, तो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेकर जा रही है, हार्ट की तरफ। अब बताना समय मैंने आपको बताई चीजें किस तरह से, एक दफा फिर थोड़ा सा एक सौ रिपीट कर देता हूँ कि हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है होती हैं वो होती हैं आर्टरी, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेकर आ रही है उसको हम कहते हैं हेपाटिक आर्टरी, जो डायरेक्ट लिवर को जो है वो ऑक्सीजन दे रही है। अच्छा, वापिस जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती हैं, जो ब्लड वेसल्स जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती हैं, और स्पेशली ज्यादातर हमारे सिस्टम से जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, उसको हम कहते हैं वैन। अच्छा, कुछ वैन ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट हार्ट की तरफ जा रही होती हैं, लेकिन कुछ वैन ऐसी होती हैं जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को लिंक कर रही होती हैं। जैसे ये इंटेस्टाइन से जो है ये वैन निकल के लिवर के पास जा रही है, ऐसी वैन्स को हम कहते हैं पोर्टल वैन। क्योंकि ये वैन लिवर की तरफ जा रही है तो इस वजह से हम इसको कहेंगे हेपाटिक पोर्टल वैन। अब देखो हेपाटिक पोर्टल वैन क्या करती है, हेपाटिक पोर्टल वैन का काम ये होता है, अब जो भी खाना वगैरह खाते हो जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, और आपका स्पेशली जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्ट होने से ग्लूकोज बनता है। ये क्या बन गया, ये ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में नहीं जाता। ग्लूकोज जो है वो पहले कहाँ चला जाता है, पहले ये ग्लूकोज जाता है, या जितने भी डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव मटेरियल है, पहले वो लिवर में जाएगा। वो कहाँ जाएगा, ये लिवर में चला जाएगा। अब क्या होता है, अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया है, अगर आपके पास लिवर में ये ग्लूकोज ज्यादा हो गया है, या आपकी ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है, तो अब लिवर क्या करेगा, लिवर इस ग्लूकोज को लिवर क्या करेगा, लिवर इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इसका मेटाबॉलिज्म करेगा, यानी केमिकल रिएक्शन होगा, और ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लाइकोजन। मिसाल के तौर पे देखो, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये अलग अलग है। अब लिवर क्या करेगा, इनको आपस में मिला देगा, और मिलाकर एक चेन बना देगा, और इस चेन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्लाइकोजन। तो किसमें कन्वर्ट कर दिया इसको, ग्लाइकोजन में। लेकिन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता कैसे, कौन सी चीज, हमारे स्टमक के नीचे के साथ ही एक पेनक्रियाज होता है, एक और ग्लैंड होता है पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज एक हार्मोन सिक्रीट करता है। पेनक्रियाज से एक वैन जारी होती है किसके पास, यहाँ पर पेनक्रियाज से एक हार्मोन सिक्रीट करके देता है लिवर को।
और लिवर क्या कर, वो हार्मोन कौन सा होता है, वो होता है इंसुलिन। और इंसुलिन जो है वो क्या करता है, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे करता है इसको आगे, लेकिन ये तो मैं सिंपल सी आपको एक बात बता रहा हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन में। और आपके लिवर में ये ग्लाइकोजन क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। लिवर में भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है और हमारे मसल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन क्या हो गया, ये स्टोर हो गया ग्लाइकोजन लिवर में। अब क्या होता है, जब आप फास्टिंग की हालत में होते हैं, भी आपने रोजा रखा है या आपने सुबह से शाम तक कुछ खाया ही नहीं है, अब आपने कुछ खाया नहीं है, तो आपकी बॉडी को तो ग्लूकोज की जरूरत है ना, एनर्जी तो मेन फ्यूल हमारी बॉडी का जो हमें एनर्जी देने वाला है वो तो ग्लूकोज ही है। तो अब आपको तो भी ग्लूकोज की जरूरत है। तो अब ये लिवर जो है वो क्या करेगा, लिवर जो है वो दोबारा काम ये करेगा कि ग्लाइकोजिन को दोबारा तोड़ देगा, किसमें, दोबारा ब्रेक डाउन कर देगा, किसमें, ग्लूकोज में। यानी ये ग्लाइकोजिन था, चेन थी ग्लाइकोजिन की, अब ये ग्लाइकोजिन दोबारा टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा दोबारा, किसमें, ग्लूकोज में। लेकिन ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए फिर एक हार्मोन चाहिए होगा, और वो हार्मोन फिर पैनक्रियाज बना कर देगा, और उस हार्मोन को हम कहेंगे ग्लूकागोन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात और याद रखें, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट होता है तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। देखो, जेनेसिस का जहां भी लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज का बनना, बिल्डअप। कोई चीज बन रही है तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जेनेसिस। क्योंकि यहाँ पर ग्लाइकोजिन बन रही है, ग्लाइकोजेनेसिस, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि ग्लूकोज से क्या बन रही है, ग्लाइकोजिन जो है वो बन रही है। अच्छा, अब अगर क्या हो कि ग्लाइकोजिन फिर ब्रेक डाउन हो जाती है ग्लूकोज में, और जब ग्लाइकोजिन ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होती है तो इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्योंकि ग्लाइकोजिन ब्रेक हो रही है, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, तो इसको कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब मैं ग्लाइकोलाइसिस नहीं कह रहा हूँ, ग्लाइकोलाइसिस तो वो एक दूसरी चीज है, वो तो फिर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। इसको हम कहेंगे, जिसी वजह से मैंने इसका पूरा नाम क्या लिया है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कह देंगे तो वो एक दूसरा रिएक्शन आ जाएगा जो आपने रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे अभी आगे। तो ये मैंने आपको बताया, देखो सिंपली जो है वो कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से आपकी बॉडी को ग्लूकोज मिलती है। लेकिन मान लो कि क्या होता है कि आपको ग्लूकोज की जरूरत है और आपकी बॉडी का सारा ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया। पहले बॉडी के अंदर क्या थी, कार्बोहाइड्रेट से यानी ग्लाइकोजन या ग्लूकोज से ही आपको एनर्जी मिल रही थी। लेकिन क्या हुआ, फिर बाद में ये हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो, आप इतने ज्यादा जो है वो भूखे थे, एक हफ्ते तक भूखे रहे, तो आपको क्या हुआ कि आपको जो है वो फूड मिला ही नहीं है, काफी अरसे से कोई खाना ही नहीं मिल रहा आपको। तो फिर क्या होगा, फिर किस तरीके से जो है वो, ये हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो अब क्या होगा, अब आपकी बॉडी को कैसे ग्लूकोज मिलेगा, अब तो ग्लाइकोजन भी, बॉडी में ग्लूकोज भी नहीं है और बॉडी में ग्लाइकोजन भी जो है वो खत्म हो गई। लेकिन ये हमारा लिवर जो है वो बड़ा मैजिकल जो है वो, क्या कहना चाहिए कि एक ऑर्गन है ये। अब क्या करता है ये, वही वाला जो मैंने अभी आपको पहले वाली बात बताई ना, कि वही अब लेगा अमाइनो एसिड को, अब बॉडी से अमाइनो एसिड लेगा। और अमाइनो एसिड का पता है ना, अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक होता है कार्बो ऑक्सिल ग्रुप, और एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है आर। अब क्या करेगा, इस अमाइनो ग्रुप के दो टुकड़े कर देगा जैसे मैंने आपको बताया था, और इस अमाइनो एसिड का ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला जो टुकड़ा है, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। अब किसमें कन्वर्ट कर दिया इसको, इसको कन्वर्ट कर दिया जो है वो ग्लूकोज में। अब यहाँ पर जो ग्लूकोज बन रही है वो किससे बन रही है, ग्लूकोज बन रही है अमाइनो एसिड से। यहाँ पर जो ग्लूकोज बनी है अमाइनो एसिड से बनी है। तो अब आप देखो, ग्लूकोज बनाने का एक नया तरीका है ना, ये तो एक नया तरीका है ग्लूकोज बनाने का, कि कार्बोहाइड्रेट से तो ग्लूकोज नहीं बनी ना, ये तो डायरेक्ट नए तरीके से ग्लूकोज बन गई। तो अब ये जो ग्लूकोज बनने का तरीका है, इसको हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस।
यानी एक नए तरीके से ग्लूकोज बनी है। तो इसको, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से तो बनी नहीं, ग्लाइकोजन से भी नहीं बनी, ना फोटोसिंथेसिस से बनी है, ये तो एक नए तरीके से ग्लूकोज बनाने का एक नया तरीका समझ लें, इजाद कर लिया आपके लिवर ने ग्लूकोज बनाने का। तो इसको हम कह रहे हैं, इसके बनने को कह रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो एक तरीका ये है कि इस तरह से ग्लूकोज बन जाती है। और एक और भी तरीका होता है कि हमारे लिवर के अंदर लिपिड्स जो होते हैं, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड जो है हमारा, वैसे तो हमारा लिपिड जो है वो कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे लिपिड जो स्टोर होता है, लिपिड के स्टोर करने की जो जगह है वो है एडिपोज सेल। एडिपोज सेल हमारी बॉडी के वो सेल्स हैं जो किसको स्टोर करते हैं, जो स्टोर करते हैं लिपिड्स को। और अक्सर हमारी स्किन के नीचे जो होते हैं ये सेल मौजूद होते हैं, एडिपोज सेल। कुछ लोगों के जो ज्यादा चर्बी खाते हैं, ज्यादा चिकनाई खाते हैं, उनके एडिपोज सेल काफी बड़े हो जाते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा लिपिड जमा हो जाती है। और जो कम यूज करते हैं उनके एडिपोज सेल थोड़े से श्रिंक ही रहते हैं। अक्सर बेली की तरफ जो है वो कुछ लोगों के बहुत ज्यादा जो है वो ये एडिपोज सेल जो है उनमें बहुत ज्यादा जो है वो क्या हो जाती है, फैट जमा हो जाती है, तो उनकी बेली बहुत ज्यादा जो है वो कम हो। अच्छा, उसके अलावा लिपिड तो एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर होता है, मगर ये लिपिड जो है वो स्टोर हो जाता है, हमारे लिवर भी लिपिड्स को स्टोर करता है, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में जो है वो लिपिड्स को जो है वो क्या करता है, हमारा लिवर भी लिपिड्स को जो है वो स्टोर करता है। और अगर अमाइनो एसिड भी आपकी बॉडी के अंदर नहीं है या इस तरह से, तो लिपिड क्या करता है, लिपिड एक और काम करता है, सॉरी ये लिवर एक और काम करता है कि स्टोर करता है फैट को। और इसके अलावा इसको भी जो है वो इसको इसको भी लिपिड्स का भी मेटाबॉलिज्म करता है। लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म कैसे करता है, इसकी ऑक्सीडेशन करके, इसकी ऑक्सीडेशन कर कर या इसको किसी दूसरे कंपाउंड में मॉडिफाई कर देता है। और मॉडिफाई कर कर फिर वो जो है वो किसके अंदर इसको इस्तेमाल करवा लेता है, इसको जो है वो रेस्पिरेशन में या दूसरे रिएक्शंस के अंदर जो है वो ये क्या होती है, ये यूज हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमने बात करी किसकी, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा आ गई है तो ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इफ ग्लूकोज इज इन एक्सेस इट कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर हेयर, और लिवर में वो स्टोर हो जाती है। एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज ऑफ ग्लूकोज, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज शॉर्ट हो जाएगी इन ब्लड, ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, और ग्लाइकोजन दोबारा किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। इफ ए ग्लाइकोजन इज डिप्लीटेड, अगर हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन भी ना हो, तो देन क्या करता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज बाय लिवर। और अमाइनो एसिड ही जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिवर जो है वो अमाइनो एसिड को ग्लूकोज के अंदर जो है वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट कर देता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इट रिमूव लिपिड फ्रॉम द ब्लड, ये लिपिड्स को भी ब्लड से जो है वो क्या करता है, रिमूव करता है। तो इसका एक और काम क्या है कि रिमूव लिपिड्स फ्रॉम ब्लड। अभी आगे बताऊंगा कैसे ब्लड से रिमूव करता है, रिमूव लिपिड्स फ्रॉम ब्लड। और कैसे लिपिड्स को ब्लड से जो है वो रिमूव करता है, लिपिड्स को ब्लड से रिमूव करने के लिए जो है ये काम ये करता है, अदर बाय ऑक्सीडेशन, उसकी ऑक्सीडेशन करा देता है, या उसको किसी दूसरे कंपाउंड में जो है वो मॉडिफाइड जो है वो कर देता है, और या फिर उसको थोड़ा स्टोर कर अपने अंदर स्टोर करके रखेगा ताकि उसका ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा ना बढ़े। तो ये तो काम हो गया कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म लिवर का। लिवर एक और काम करता है जिसको हम कहते हैं, लिवर का एक और फंक्शन है, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस। कुछ प्रोटीन भी ऐसे होते हैं जो लिवर में बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करता है। अब वो कौन से हमारी बॉडी के प्रोटीन हैं जो लिवर के अंदर सिंथेसिस होते हैं या लिवर में बनते हैं, तो एक हमारे कुछ प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन आपको पता ही, हमारा ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और हमारे प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन होते हैं, एक प्रोटीन हो गया प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। एक फिब्रिन है, ये भी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। और यहाँ पर एक ग्लोबुलिन है, ये हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को या हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है, ग्लोबुलिन। तो ये तीन टाइप के जो हैं वो यहाँ पर जो प्लाज्मा प्रोटीन बताए गए। इन प्लाज्मा प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है, जो ये बनते हैं, ये कहाँ पर बनते हैं, ये बनते हैं बेसिकली किसमें, लिवर के अंदर इनकी जो है वो प्रोडक्शन होती है। इसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक भी है, डीअमाइनेशन ऑफ यूरिया फॉर्मेशन का भी काम करता है।
बाइल बनाने का काम भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग और अल्कोहल का काम भी करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाने का भी काम करता है, थर्मो रेगुलेशन का, स्टोरेज ऑफ विटामिन का काम भी करता है। ये सारी चीजें हमने आगे डिस्कस करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा, तो इससे पहले आप क्वेश्चन करें। ये जो आगे वाले टॉपिक हैं, इसके लिवर के फंक्शन है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज तक मैंने अभी जो आपको बताया उसमें से आप क्वेश्चन करना, आगे डिस्कस करते हैं। जी, मैंने आज लिवर का जो आपको सबसे पहले मेटाबॉलिज्म क्या वो एक्सक्रीशन की थोड़ी सी जो है वो एक रिव्यू दिया, और उसके बाद फिर हमने लिवर के जो है वो फंक्शन को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और लिवर के फंक्शन में सिर्फ अभी आज दो ही फंक्शन डिस्कस हो चुके हुए हैं, एक तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, और दूसरा जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस। कोई क्वेश्चन हो तो इसको करें, फिर जो है वो सर जी जी सर अगर किसी का लिवर खराब हो जाता है, उसको लिवर ट्रांसप्लांटेशन करवानी पड़ती है, तो लिवर में तो ये खासियत है कि वो रीजनरेट कर जाता है। कर तो जाता है। अगर किसी का लिवर खराब है और वो हम निकाल दे, तो वो रीजनरेट क्यों नहीं कर पाता उस इंसान के अंदर दूसरा? हाँ, देखो ना, असल मसला ये होता है कि उस ह्यूमन का जो, अगर फॉर एग्जांपल इसको हेपाटाइटिस है, तो अगर इसको हेपाटाइटिस है तो क्या होता है, इसके तो बॉडी के, इसके लिवर के तमाम सेल्स में तो हेपाटाइटिस का जो वायरस है वो मौजूद है ना, हेपाटाइटिस का वायरस मौजूद है। अब वो क्या करेगा, वही सेल दोबारा डिवाइड होंगे, और जब वो डिवाइड होके वो सेल नया नया यहाँ से लिवर डैमेज हो गया, सिरोसिस अक्सर कहते हैं, लिवर के सेल खत्म हो जाते हैं, सिरोसिस कहते हैं। अब जो नए सेल बनेंगे, वो नए सेल में जो है वो क्या होगा, नए सेल के अंदर जो है वो नॉर्मली जो है वो क्या होगा, वो जब रीजनरेट करेंगे तो उनमें भी हेपाटाइटिस के वायरस मौजूद होंगे। लेकिन क्या होता है, और जब हेपाटाइटिस के सेल ही जो है वो क्या हो गए, खराब हो गए, सिरोसिस हो गई, तो उनमें तो रीजनरेट होने की सलाहियत ही खत्म हो गई ना, उनमें डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो गई। तो वो डिवाइड कैसे होंगे, वो डिवाइड ही नहीं होंगे। जब डिवाइड ही नहीं होंगे तो रीजनरेट कैसे होंगे? लिवर की सिरोसिस जब हो जाती है या बहुत ज्यादा लिवर डैमेज हो जाता है, तो लिवर के सेल डिवाइड